अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज इंशाल्लाह हम ये कवर करेंगे। फ्लेक्सिबल बजट से स्टार्ट करते हैं, ये आइटम्स हम कवर करेंगे। फ्लेक्सिबल बजट में बच्चों इस तरह होता है कि से अगर हम देखें कि हमने बजट बनाया 2000 यूनिट्स का और एक्चुअल यूनिट्स हुए 1800। तो बेटा क्या ये बजट कंपेरेबल है? ये जो रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं क्या ये कंपेरेबल हैं? ये कंपेरेबल नहीं है इन रियल सेंस, क्योंकि हमें एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस बजट को ना रिवाइज करना पड़ेगा और लेके आना पड़ेगा 1800 यूनिट्स पे। हमें इस बजट को रिवाइज करना पड़ेगा और 1800 यूनिट्स पे लाना पड़ेगा। अब ये और ये कंपेरेबल है। तो जब हम अपने बजट्स को एक्चुअल के मुताबिक एडजस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट। व्हेन ओरिजिनल बजट इज adjusted according to actual, then it is called flexible budget. तो हम कह सकते हैं दिस इज आवर ओरिजिनल बजट, दैट इज ऑफ 2000 यूनिट्स। और जब हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट्स आ गए, वो आए हैं 1800 यूनिट्स। उसकी बेसिस पे हम अपना जो बजट रिवाइज करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट। और ला दे थोड़ा, थोड़ा और ला दे। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? क्योंकि 2000 का जो यूनिट्स का बजट है ना, तो 2000 की उसके अंदर एक्सपेंडिचर आ रहे होंगे, 2000 की सेल्स आ रही होंगी एंड सो ऑन। हमें उन सबको नहीं देखना। हमें देखना है कि 1800 अगर यूनिट्स एक्चुअली सेल हुए हैं या प्रोड्यूस हुए हैं, उस 1800 का क्या बजट है, इसके साथ कंपेयर करके फिर हम निकालते हैं वेरिएंस, एंड दैट वुड बी मीनिंगफुल वेरिएंस। और वेरिएंस के ऊपर हमारा एक सेपरेट चैप्टर है, हम उसमें जाके फर्दर भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट? ओके, तो हम आपकी ये स्ट्रेट टेक्स्ट में भी दिया गया है फ्लेक्सिबल बजट, और यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी दी गई है। और इसमें हमें बेटा जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है ना, वो हमने अभी फोरकास्टिंग की टेक्निक्स में भी देखा है। यूजिंग हाई एंड लो पॉइंट मेथड एंड लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के तहत हमने अपने एक्सपेंसेस को ब्रेक करना सीखा है इनटू फिक्स्ड एंड इनटू वेरिएबल, इनटू फिक्स्ड
एंड इनटू वेरिएबल। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना होगा, आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनको आपने ब्रेक करना है इनटू वेरिएबल एंड इनटू फिक्स्ड। ओके, जैसे एग्जांपल है, अभी हम एक और क्वेश्चन में देखते हैं कि 8000 डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, तो आपको बताया जाएगा कि कैसे हमें उसको स्प्लिट करना है, और कहा कि इनडायरेक्ट मटेरियल है ₹1.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर, तो 1.5 इंटू 8000 12,000 आ गया। इनडायरेक्ट लेबर है 2 पर आवर, 2 इंटू 8 16,000 आ गया। यूटिलिटीज है 0.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर इंटू 8 4,000 आ गया। तो ये हमारा 8000 के लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट है 32,000। ओके, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट बेटा 8000 लेवल हो, 9 10 11 12 विद इन ए रेलेवेंट रेंज उसने फिक्स ही रहना है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक जगह सेम फिक्स कॉस्ट आ रही है, दैट इज 30 30 30 30 एट ईच लेवल। तो हमें ये पता लगा कि अगर हमने 8000 डायरेक्ट लेबर आवर्स काम करने हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट है 62,000। 9000 आवर्स काम करने हैं तो हमारी कॉस्ट है 66,000 एंड सो। तो हमने एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी जब बजट बनाएंगे तो वो कहलाएगा फ्लेक्सिबल बजट। इसकी आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। ये कहा जा रहा है प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल फैक्ट्री ओवरहेड बजट फॉर द ईयर एट 80%, 90%, 100% कैपेसिटी लेवल्स। The management of a company decided to prepare a flexible factory overhead budget from 80 to 100%. That is 80%, 90%, and 100% capacity levels with 50,000 hours at 100% capacity. Following data are available for factory overhead. Annual fixed overheads हैं, salaries, allowances and benefits, maintenance costs, insurance costs and depreciation. Variable overhead की मतलब आपको information दे दी है। Supplies 10 per direct labor hour, indirect labor excluding inspection 45 पर डायरेक्ट लेबर आवर। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आपको दे दी गई है, और डायरेक्ट लेबर बेटा हमारी फैक्ट्री में कॉस्ट नहीं होती, लेकिन इसका कहीं और यूजेज आ रहा होगा इसलिए हमें यहाँ पर दी गई है। एंड बोनस एंड अदर बेनिफिट्स दैट इज 20% ऑफ टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो बेटा बोनस और अदर बेनिफिट्स होते हैं ना, दीज आर पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, for determining the fixed amount and variable rate on the basis of high and low point method, data of semi-variable expenses for last 5 years is given below. ये बेटा हो गए फिक्स्ड, ये हो गए वेरिएबल। अब यहाँ पे कौन से आ रहे हैं? सेमी वेरिएबल। ठीक है, ये तीन किस्म के एक्सपेंसेस हैं इनके पास, एक तो प्योर फिक्स्ड है, एक प्योर वेरिएबल है, और एक है मिक्स्ड, उनको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल। उसका डेटा दे दिया 5 ईयर्स का। तो इस डेटे की मदद से आपने फाइंड आउट करना है कि इसमें से कितना सेगमेंट फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल है। 2006 से लेके 2010 तक का डेटा है। ये डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं। हीट लाइट एंड पावर की कॉस्ट हमें दे दी गई है इन थाउजेंड्स, इंस्पेक्शन की कॉस्ट दे दी गई है इन थाउजेंड्स, एंड अदर्स की कॉस्ट दे दी गई इन थाउजेंड। फॉर डिटरमिनिंग द फिक्स्ड अमाउंट एंड वेरिएबल रेट ऑन द बेसिस ऑफ हाई एंड लो पॉइंट मेथड, आपने इसको यूज करना है हाई एंड लो पॉइंट मेथड। ठीक है, तो आप जरा मुझे बताएंगे कि हीट एंड लाइट एंड पावर में फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है, जरा ट्राई करें। जी बेटा,
वही सर ये 10 तो नहीं होगा, ये फिक्स्ड 10 तो नहीं होगा, सॉरी आवाज दोबारा बताऊं। फिक्स्ड होगा सर, 10 तो नहीं होगा। देखो भाई आओ इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें पहले हमें निकालना है एक हाईएस्ट पॉइंट और एक लोएस्ट, ठीक है। अच्छा जी, वो कौन कौन से हैं। सबसे लोएस्ट जो है वो है 2007 में 40 और हाईएस्ट है 2010 में 50। ओके, और 40 पे हमारी कॉस्ट है 140,000 और यहाँ पे हमारी कॉस्ट है 170,000। ओके, फिर दोनों में निकालना पड़ता है चेंज। इसमें चेंज आ रहा है 10 का, इसमें चेंज आ रहा है 30 का, ठीक है। तो फिर क्या होता है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन बेस, दिस डिवाइड बाय दिस, तो जाके 3, दैट इज वेरिएबल रेट। 3 इज द वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। 3 पर डायरेक्ट लेबर आवर, आप इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इस कॉस्ट में से कर सकते हैं सेपरेट वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। और फिक्स कॉस्ट। तो बेटा हमें पता लग गया कि 3 क्या है, वेरिएबल है और 50,000 आवर्स काम हुआ है, तो हम 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट 150,000। लाइकवाइज इस केस में हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आएगी 120,000। तो अगर हम टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें तो हमारे पास आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। तो इस तरह हमने मालूम कर लिया कि व्हाट इज फिक्स कॉस्ट एंड व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, ये बात समझ आई बेटा आपको। दिस इज रिगार्डिंग हीट लाइट एंड पावर। सेम इसी तरह हम मालूम कर सकते हैं किसकी, इंस्पेक्शन की। जरा करें मालूम। ये बेटा इंस्पेक्शन की भी बताएं। बेटा क्या बात है, आप लोग बहुत स्लो हो गए हो। वासिम कोई कैलकुलेशन करें, दानियाल, रिमशा, सीमा, तौहीद। नहीं हो रहा बेटा, क्या मुझे बताएं फिर मैं करूं, इतना टाइम नहीं लगता इसमें।
अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा वो बताएं, मैं वहीं से फिर दोबारा उसको एम्फेसाइज करूं। इंस्पेक्शन में देखें, चलिए एक आंसर आया 12 पर डायरेक्टली बराबर। पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, बाकी लोग भी बताएं भाई। आप इसको वेरीफाई भी करें कि फिक्स कॉस्ट आपकी सेम आ रही है रबिया। बेटा देखें 40,000 पे है, इसमें 900, ठीक है। इसकी कॉस्ट है 900,000 और यहाँ पे है 1.02 मिलियन। शाबाश बेटा। तो अब आप देखें आपका यहाँ पे रेट आ रहा है 12, वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपकी फिक्स कॉस्ट आ रही है 420,000। 12 का रेट आ जाएगा और फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 420। सारे एग्रीड हैं? जी बच्चों, ठीक है। इसी तरह अब हम थर्ड कर सकते, थर्ड पार्ट जो था किसका था, अदर्स का। अदर के साथ भी ये काम करें आप। जी बेटा, अदर का क्या आंसर आ रहा है? इनका आंसर आ रहा है 14 पर डायरेक्ट लेबर आर। ठीक है बेटा, और तौहीद का भी 14 आया है। चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। 750 है और 890 है। सेवन फिफ्टी और 890, ये 14 आ गया और फिक्स कॉस्ट आ रही है 190। ठीक है बेटा, सबका ऐसे आ गया। जी ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सेगमेंट करना आ गया कि व्हाट इज फिक्स एंड व्हाट इज वेरिएबल। ओके बेटा, अब हमने जब इसकी प्रेजेंटेशन बनानी है तो कैसे बनाना है, हमें 3 लेवल्स बताना है, 80, 90 और 100। जिस तरह आपकी बुक में भी यहाँ दिखाया था कि पहले आप लिख दोगे वेरिएबल कॉस्ट, फिर लिख दोगे फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट आपके पास एक आइटम्स ये तो वेरिएबल है ही, और ये फिक्स है ही। इसके अलावा ये तीन भी, इनके तीनों वेरिएबल भी लिखोगे और तीनों इनके फिक्स भी लिखोगे। ठीक है, आए इसका आंसर देखते हैं। जैसे कैपेसिटी लेवल 80%, 90% और 100%। 100% पे डायरेक्ट लेबर आर्ट्स से 50,000, तो 90% पे होंगे 45,000 और 80% पे होंगे 40,000। तो पहले हमने लिखे वेरिएबल ओवरहेड। देखिए वेरिएबल ओवरहेड हमें जो क्वेश्चन में दिए गए थे वो क्या थे बेटा, सप्लाई थी और इनडायरेक्ट लेबर। सप्लाई से क्या था, 10 पर डायरेक्ट लेबर आर। सप्लाई जब 10 पर डायरेक्ट लेबर आर हैं तो 50,000 आर्स है ना, 10 मल्टीप्लाई बाय 50, 500,000।
10 मल्टीप्लाई बाय 45 450,000, 10 मल्टीप्लाई बाय 40 400,000। ये हमारे पास आ गई सप्लाईज की फिगर। ओके बेटा, इसके बाद नेक्स्ट जो वेरिएबल आइटम था वहां पे दैट वाज indirect labor, that was 45 per direct labor hour, 45 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो हमारे पास कितने आवर्स हैं? 50,000, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 50, 45 मल्टीप्लाई बाय 45,000 एंड 45 मल्टीप्लाई बाय 40,000, तो ये हमारे पास आ गई इनडायरेक्ट लेबर। ठीक होगी बेटा बात? अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट क्या है? बोनस एंड अदर बेनिफिट्स, दिस इज आल्सो वेरिएबल। डायरेक्ट लेबर बेटा वेरिएबल है लेकिन ओवरहेड का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ किसका बजट बनाना है? फैक्ट्री ओवरहेड का। तो हम डायरेक्ट लेबर को वहां लेकर नहीं आएंगे, लेकिन बोनस की फिगर कैसे आएगी? दैट इज 20% ऑफ टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बोनस जो है हमारा 20% है ऑफ टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो हमें इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमारे पास लेबर का जो रेट है ना वो है 750। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, बेटा ये हमारे पास आ जाएगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एग्रीड? ये आर्स है हमने ऊपर लिखे, ठीक है। डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये इसका रेट है, ये डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ गई। अच्छा जी, इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट अभी हम निकाल चुके हैं, ठीक है बेटा। वो कितनी निकाली है हमने? वो हमने निकाली है 1.8, 2025 और 2250, ठीक है। और वो भी कैसे निकाली थी वो हमें बताया गया था, दैट वाज 45 पर डायरेक्ट लेबर आवर। हम यहाँ 45 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो बेटा ये इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ गई। देखते हैं 1.8, 2025 एंड 2250, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी आ गई, इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी आ गई। इन दोनों को अगर हम सम कर लें तो ये क्या बन गया जो हमें क्वेश्चन में डिजायर्ड है, दैट इज 20% ऑफ टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हमारे पास टोटल डायरेक्ट लेबर की भी आ गई और इनडायरेक्ट लेबर की भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे 20%। दिस फिगर मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये हमारे पास आ गई बोनस की फिगर फॉर 3 लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। 6360, ये आप देख सकते हैं, 6360, 7155, 7950, 7155, 7950। तो बेटा ये पॉइंट समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है, क्योंकि बोनस जो है वो है डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर का सम। तो यहाँ डायरेक्ट लेबर की फिगर दी गई थी, उसका यूजेज यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, अब बाकी चीजें देखते हैं। बाकी चीजें बेटा अब आगे, ये 2 चीजें कवर हो गई, 3 चीजें कवर हो गई। अब आगे हीट, लाइट एंड पावर, इंस्पेक्शन एंड अदर्स। हीट, लाइट एंड पावर का हमने रेट क्या निकाला था, आपको याद होगा 3।
तो 3 into 40,000 120, 3 into 45 135 and 3 into 50 150। इंस्पेक्शन का रेट आपने निकाला था 12, तो 12 into 40, 12 into 45 and 12 into 50। अदर का रेट आपने निकाला था 14, तो 14 into 40, 14 into 45 and 14 into 50। ये आपके पास वेरिएबल सारे कंप्लीट हो गए, इनका सम ले लिया हमने, ठीक हो गया। और अगर हम चाहें तो इसको 9.72 को 40,000 आर से डिवाइड करें तो हमारे पास वेरिएबल आवर रेट पर डायरेक्ट लेबर आर भी आ गया। और देखें ये वेरिएबल का रेट सबके लिए सेम है, क्योंकि ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल जो होता है ना पर यूनिट सेम रहता है, पर आर सेम रहता है, पर बेस सेम रहता है। तो हमने टोटल वेरिएबल आवर ऐड किए और आर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया है 243, 243 एंड 243। इसके बाद बेटा हम आ जाएंगे फिक्स एक्सपेंसेस की तरफ। फिक्स एक्सपेंसेस हमारे पास जो दिए गए थे दैट वाज सैलरीज, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन। हमने उन सबको उठा के एज इट इज लिख दिया, 3.6, 2.4, 3 एंड 900। इसके अलावा इस हीट, लाइट एंड पावर, इंस्पेक्शन और अदर्स में से भी हमने फिक्स पोर्शन लता कर दिया था। आपको याद हो हमने यहाँ कैलकुलेशन की भी है। हीट एंड लाइट की फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है 20, ये था इंस्पेक्शन, इसकी आ रही है 420 और अदर्स की आ रही है 190। तो यही हमारे पास हीट, लाइट एंड पावर के आगे 20, इंस्पेक्शन के आगे 420 और अदर्स के आगे है 190। ठीक है, ये एक जरा रो नीचे आ गया है, लेकिन आपने ये सारी कैलकुलेशंस की भी। इन सब का सम किया बेटा तो ये बन गया फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम एट 3 लेवल्स विद इन अ रेलेवेंट रेंज। इसके बाद बेटा हमने ये किया कि इसको भी डिवाइड कर दिया है आर के साथ, इनको डिवाइड कर दिया आर, 7830 डिवाइड बाय 40,000 तो रेट आ गया 196। यहाँ पे रेस आ गया 174 और यहाँ पे 157। जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती जाती है फिक्स कॉस्ट पर आर कम होती जाएगी, क्योंकि टोटल में सेम है, आर ज्यादा होते जा रहे हैं तो वो पर यूनिट सेम कम होती जाती है। तो ये आ गया टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें हमने वेरिएबल को भी जमा कर दिया और फिक्स को भी जमा कर दिया। तो ये हमारे पास बन गया टोटल 17.55। कैसे बने बेटा, एक दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को जमा किया तो ये हमारे पास बन गए टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। और अगर हम इसके रेट को भी जमा कर लें तो वो भी हमारे पास आ गया 439। कैसे आ गया बेटा, 243 प्लस 196 इज इक्वल टू 439। और अगर आप इसको भी 17.55 को भी 40,000 से डिवाइड कर दोगे तो 439 आ जाएगा। दैट इज टोटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आर। यही आपसे रिक्वायर्ड भी किया गया था क्वेश्चन में। Prepare a flexible factory overhead budget for the year at 80%, 90% and 100% capacity levels. Compute variable, fixed and total factory overhead rates for each activity capacity levels. बेटा ये क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। जी। और जिन बच्चों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था उनको मैं बताता चलूं कि फ्लेक्सिबल बजट में बेटा हमें ये करना होता है कि से हमने बजट बनाया हुआ है 2000 यूनिट्स का ओरिजिनल बजट, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि हमने 1800 यूनिट्स बना सके। अब ये 2000 का जो बजट है ना वो उसके साथ कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि बजट है 2000 यूनिट का और एक्चुअली हुए 1800। इसका कंपैरिजन बनता है? दिस इज नॉट अ गुड कंपैरिजन। इसे कहा जाता है कि हमें एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना होता है। तो हम क्या करेंगे, जब ये एक्चुअल रिजल्ट आ गया इसकी बेसिस पे अपने बजट को करेंगे रिवाइज। ऑन द एक्चुअल रिजल्ट्स वी हैव टू रिवाइज आवर ओरिजिनल बजट एंड इट विल बी अ फ्लेक्सिबल बजट। अब हम बनाएंगे कि अगर 1800 यूनिट का बजट बनाते, यहाँ तो हमने 2000 का बनाया था ना, अगर 1800 का बनाते तो क्या बजट आता? देखो बेटा जब 1800 का बनाओगे तो वेरिएबल आप कितने के मुताबिक हो जाएंगे? 1800 के मुताबिक, और फिक्स तो हमारे सेम ही रहेंगे। समझे बात? यहाँ पे जो आ रहे थे ना वेरिएबल वो 2000 के मुताबिक आ रहे थे,
ठीक है। और फिक्स जो है ना, यहाँ पे भी सेम होंगे, यहाँ भी सेम होंगे। तो हमें ये करना होता है बेटा कि अपने एक्चुअल के मुताबिक अपने बजट को ना रिवाइज करते हैं। ओके, दिस इज फ्लेक्सिबल बजट। और उसकी जो सारी स्टोरी है वो थोड़ी सी यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट बजट आता है दैट इज फिक्स बजट। फिक्स बजट बच्चों वहाँ बनाया जाता है कि जहाँ पे आपको ना फ्यूचर इनकम और एक्सपेंडिचर के मुताबिक ना सर्टेनिटी होती है। ये बात लिखी हुई है। Fixed budgets are used in situations where the future income and expenditure can be known with a higher degree of certainty. अमूमन बच्चों जो फिक्स बजट बनाए जाते हैं ना, ये गवर्नमेंट के इदारों के बनाए जाते हैं, जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। इनके यहाँ यूनिट की बेसिस पे बजटिंग नहीं हो रही होती। इनके यहाँ जो बजटिंग हो रही होती है यूजली कि हम इस साल के अंदर कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, इस साल के अंदर हमारी कितनी इनकम्स होंगी एंड सो ऑन। इसमें प्रोडक्शन और सेल्स का ताल्लुक नहीं होता। और अगर किसी बिजनेस यूनिट में हमें अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर बहुत सर्टेनिटी के साथ मालूम हो, तो फिर उस सूरत में हम फिक्स बजट बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आपके रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स हैं। अब गवर्नमेंट ने आपसे बिजली खरीदनी है, बेशक डिमांड हो या ना हो। तो आपको पता है कि अगर आपकी प्लांट कैपेसिटी 5 मेगावाट है, तो आपकी ये बिजली गवर्नमेंट ने सेल परचेज करनी है। आप सेल करेंगे और गवर्नमेंट परचेज करेगी। बेशक वो 5 मेगावाट की जगह आपसे 4 मेगावाट खरीदे, 3 मेगावाट खरीदे, लेकिन उसने पेमेंट आपको 5 मेगावाट की देनी है। तो वहां पे आप बनाएंगे फिक्स बजट। लेकिन अगर कहीं ऐसे सिनेरियोज हो जहां पे आप जो सेल करेंगे वही अगली पार्टी परचेज करेगी, और फिर आपकी सेल्स डिपेंडेंट किसके ऊपर हो जाएगी, दूसरी कंपनी की परचेज एबिलिटी पे। तो वहां पे हमें बनाना पड़ेगा फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है बेटा, बात समझ आई कोई दोनों का फर्क? जो फ्लेक्सिबल बजट का बेटा डिसएडवांटेज है ना, वो ये लिखा हुआ है। A possible disadvantage of this form of budgeting is known to be the fact that they may be complicated to prepare. अभी तो हमने एक सिंपल सी एग्जांपल देखी है, लेकिन जब आप इसको पूरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का बजट बना रहे होंगे तो फ्लेक्सिबल बजट बनाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन सिंस अब आपने पढ़ लिया है बजटिंग को, अभी हम इसकी जब प्रैक्टिस आप करेंगे, जब एग्जाम में आप अपीयर होंगे, तो आप यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट टू प्रिपेयर एनी टाइप ऑफ बजट, फ्लेक्सिबल बजट भी, फिक्स बजट भी। लेकिन जो ले मैन है, अमूमन बजटिंग जो है ना, वो सब लोग इससे घबराते हैं। लेकिन जो फाइनेंस के पर्सनल्स होते हैं, फाइनेंस के लोग होते हैं, वो इससे नहीं घबराते। बाकी एडमिन के लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो सब इससे घबराते हैं। फाइनेंस के लोग नहीं घबराते। ठीक है, क्या है डिसएडवांटेज? मोर कॉम्प्लिकेटेड टू प्रिपेयर, especially when the scenarios being considered are numerous in number and complex in nature. Okay? तो बेटा ये हमने अभी 2 बजट्स को रिव्यू कर लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है इंक्रीमेंटल बजटिंग। दैट इज इंक्रीमेंटल बजटिंग। इंक्रीमेंटल बजटिंग बेटा ये होता है कि आपके पास लास्ट ईयर का डाटा अवेलेबल है, उसके अंदर आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करते हो, लाइक ऑफ इन्फ्लेशन, ऑफ टैक्सेस, और अगर आप कोई एडिशनल एक्टिविटीज, कोई नया कॉस्ट सेंटर, नया कोई बिजनेस आउटलेट या नई कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके मुताबिक आप इस बजट के अंदर एडिशंस कर लोगे। ठीक है, इसको कहा जाता है इट इज अ सिंपल अप्रोच टूवर्ड्स बजटिंग विच स्टार्ट्स कैसे, बाय टेकिंग द बजट्स फ्रॉम प्रीवियस बजट्स पीरियड एंड देन एड्स और सब्ट्रैक्ट्स
एनी इंक्रीमेंटल अमाउंट फॉर द नेक्स्ट बजट पीरियड, कि हमारे पास 2020 का बजट होगा, उसके अंदर हम कोई चीज ऐड करेंगे या लेस करेंगे और हम करंट पीरियड का बजट बना लेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहां समझाता हूं। आए बच्चों, ये एक बजट का टेम्पलेट है। बजट अमूमन जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है विद बजट कोड। जैसे आपने सुना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट होता है ना, तो आप कोई कोड दे देते हो, ठीक है। जैसे हम कोड दे देते हैं, हम कोई भी कोड बना सकते हैं, ठीक है। आपके एक चार्ट ऑफ अकाउंट की तरह कोडिंग होती है। हम सपोज कर लेते हैं 20CY बजट हेड है, हम कहते हैं ये सैलरीज का हेड है। ओरिजिनल बजट एस्टिमेट्स, ओरिजिनल एस्टिमेट्स हमारे थे 2020 के लिए। हमने कहा था कि हमारी खर्चा होगा सैलरी के ऊपर 100 रुपए का। ये बजट का फॉर्मेट है बच्चा। ओरिजिनल बजट एस्टिमेट्स 2020 के ये थे। अब हमें क्या हुआ कि हमारा आधा साल गुजरा और हमने जाके देखा, यानी जनवरी टू जून, कि हमारा हाफ ईयर का बजट क्या बनेगा। बेटा यूजली ये बनता है C/2, यानी कि हम C को डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 से। तो हाफ ईयर बजट आ जाएगा हमारा कितना, 50। फिर देखेंगे कि हमारे हाफ ईयर में खर्चे क्या हुए हैं। से हम जा चुके हैं जुलाई में या अगस्त में, हम देखते हैं कि हमारा खर्चा हो चुका है सैलरी के ऊपर 60। ठीक है बेटा, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज बढ़ा दिए थे, या हमने अपनी सैलरीज बियॉन्ड बजटिंग बढ़ा दी, या कोई हमें नए एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़े, पुराने एम्प्लॉयज़ हमारे छोड़ के चले गए और नए एम्प्लॉयज़ को हमें हायर सैलरी पे हायर करना पड़ा, एंड सो मेनी रीजंस। ठीक है, यहाँ तक ई तक समझ आ रहा है सबको बेटा। अब क्या होगा कि हम यहाँ पे बैठ के बजट को रिव्यू कर रहे हैं, और जुलाई टू दिसंबर हमारे पास अभी बजट के टाइम पीरियड रह गया था, क्योंकि हम जनवरी टू जून काम कर चुके हैं। हमने कहा कि आइंदा 6 महीनों में भी हमारा बजट 60 का ही खर्चा हो जाएगा से। तो अब हमारा बजट हो जाएगा दिस वन प्लस दिस वन। ठीक है, दिस इज द रिवाइज बजट फॉर 2020। ओके, एक्चुअल एक्सपेंडिचर से हमारे कहते हैं कि 110 ही आ गए, तो हमारा वेरियंस कितना आ गया बेटा, 110 माइनस 110 0। और जो इंक्रीमेंटल बजट की बात है वो यहाँ पे आएगी। कि आप लास्ट ईयर का जो बजट आपने देखा या लास्ट ईयर के जो एक्सपेंडिचर देखे, उसकी बेसिस पे आप अगले पीरियड का बजट बनाते हो। से हमने ये बना लिया 120। क्यों बना लिया, हमने कहा कि 10% इन्फ्लेशन हो जाएगी। ठीक है, तो 110 का 10% कितना होगा, लास्ट ईयर 110 रहा है, दैट इज 121। तो हमें यहाँ पे फिगर क्या कर देनी चाहिए, 121। ओके सर जी जी, मैं एक मिनट, मैं सारे को दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको समझाता हूँ। बजट कोड का एक कॉलम आ गया बेटा, दिस इज ए। बजट हेड बी। ओरिजिनल बजट एस्टिमेट्स हमने कहा कि पूरे साल के 2020 के हैं 100। ओके, हाफ ईयर का बजट कितना बनेगा, दैट इज 50। इसका एक पॉइंट ये अभी आपको समझाता हूँ, लेकिन फिलहाल हम यहाँ तक समझते हैं। दैट इज पूरे साल का बजट था 100, तो हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, 50। हम कहते हैं हाफ ईयर में हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है 60 का। ओके, हाफ ईयर में हमारा बजट हुआ है खर्चा 60 का। हम कहते हैं अब रिमेनिंग 6 मंथ के ना बजट को हम रिव्यू कर रहे हैं। रिमेनिंग 6 मंथ के बजट को हम रिव्यू कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं। हमने कहा जी बाकी 6 महीनों में भी हमारा खर्चा 60 का ही हो जाएगा, हमने कहा है। ठीक है, दिस इज एस्टिमेट। तो रिवाइज बजट क्या बन जाएगा बेटा, ये हाफ ईयर का बजट पहले था, हम रिमेनिंग हाफ का ये बजट बना रहे हैं, दैट इज 110। एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमने कहा 110 हो गया, तो वेरियंस आ जाएगा 0। एक्चुअल भी इतना है, रिवाइज भी इतना है। ठीक है, हमारा वेरियंस जो होगा ना कंपैरिजन, वो रिवाइज के साथ को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर के साथ। अच्छा जी, अब बजट एस्टिमेट जब 2021 बनाना है ना, तो जो लास्ट ईयर के बजट्स होते हैं या लास्ट ईयर का एक्चुअल होता है, उसके बेसिस पे बनाया जाता है। हम कहते हैं जी हम 10% इन्फ्लेशन आएगी, हमने इसके अंदर 10% ऐड किया और हम यहाँ पे आ गए।
ये तो है। सर ये जो वेरिएंस आपने निकाला है, जीरो का निकाला है, हालांकि जो फर्स्ट मंथ में वेरिएंस आया था ना 10 का, जी जी। क्योंकि सर फर्स्ट जो हाफ ईयर था इसमें हम लोगों ने बजटेड 50 निकाले थे और एक्चुअल हो गए थे 60, जी तो यहाँ पे वेरिएंस नहीं आया। ठीक है बेटा, देखो जो वेरिएंस एनालिसिस है ना, वो किसका कंपैरिजन है, जी और एच। अब हम पूरे साल की बेसिस पे कर रहे हैं। अगर हम हाफ ईयर का करें ना, से जैसे अगर हम यहाँ पे करें, एक कॉलम और डालते हैं, ये हाफ ईयर वेरिएंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस माइनस दिस, ये अनफेवरेबल वेरिएंस आ गया। ये हाफ ईयर का वेरिएंस है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ग्रेड करते हैं। मैं आपको ये बात इस तरीके से समझाता हूँ, जैसे ये एक लाइन आइटम हमने बनाई, एक लाइन आइटम और बनाते हैं। से ये हम बना लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। हम कहते हैं कि हमने बजट बनाया था 200 का, हाफ कितना हो गया 100। अभी तक हमारा खर्चा हो चुका है 80। ठीक है, अब हमने रिमेनिंग 6 मंथ का बनाना है। हम कहते नहीं अभी भाई गर्मियों के महीने शुरू हुए हैं, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने गर्मी चलेगी, अभी हमारा बिल और ज़्यादा है। हमने कहा इस रिमेनिंग जो 6 महीने है ना, इसका बजट बना दो 100। ठीक है, चलो 100 तो पहले था, हम कहते हैं 110। ठीक है, तो रिवाइज बजट कितना हो जाएगा बेटा, 210। क्यों, दिस फिगर एंड दिस फिगर, ये हमारा रिवाइज बजट बन गया पूरे साल का 210। हम कहते हैं खर्चा हमारा हुआ पूरे साल में जाके 205, तो वेरिएंस हमारा पास आएगा 5 का। और कॉस्ट के केसेस में ये हमारे लिए फेवरेबल वेरिएंस होगा। ये कौन सा वेरिएंस होगा, फेवरेबल वेरिएंस। दिस इज फेवरेबल टू अस। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर इसके अंदर एक बात और करते हैं, इसके अंदर एक बात और करते हैं, जो मैंने यहाँ पे बात की हुई ना डी की। अच्छा बेटा, कई एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि जो आप कहते हैं नहीं हमने प्लान की हुई है, इसको हमने किस टाइम पे करना है। से आपने ये प्लान किया हुआ है कि हमने इसको फर्स्ट हाफ में करना है। ठीक है, तो ये जो केस है ना, अभी इसका केस और बना लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया है, हाफ ईयर में क्या किया, इस बजट को डिवाइड बाय 2 किया था ना। हम कहते हैं नहीं, ये हमारा था समझ लो कि परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट। ठीक है, तो बेटा परचेज ऑफ एसेट या तो आप प्लान कर सकते हो कि फर्स्ट हाफ में कर लें, या हम प्लान कर सकते हैं कि हम इसको सेकंड हाफ में कर लें। अगर आपने प्लान किया हुआ है कि हमने इसको फर्स्ट हाफ में करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा का सारा बजट इधर ही आ जाएगा 200। तो ये भी हम अपने पास कर सकते हैं कि डी इज यूजली डिवाइडेड बाय 2। जो एक्सपेंसेस ऐसे हों जो कि थ्रू आउट द ईयर सेम लेवल पे इंकर्ड होते हैं, तो हम उनको डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, या अगर क्वार्टरली करना है तो डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने किसी को प्लान किया हुआ है कि हमने परचेज करना है एसेट को फर्स्ट हाफ में, तो फिर वो सारा का सारा बेटा यहीं पे हाफ, पूरा का पूरा यहीं पे हम लिख देंगे। या आपने प्लान किया कि फर्स्ट हाफ में हम इतना करेंगे, सेकंड हाफ में इतना करेंगे, से आपने कहा यहाँ 150 हम यहाँ करेंगे और 50 हम यहाँ पे खर्चा करेंगे, इतना भी कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को सबको, और ये सारे कॉलम की सेंस समझ आ रही है। मैंने यहाँ पे ए बी सी डी इसलिए लिख दिया है, आप एक दफा इसको 1-2 मिनट लगा कर समझ लें,
कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं प्लीज। तो बेटा बजट बनाते वक्त ना ये स्टेप्स होते हैं। पहले हम बनाएंगे ओरिजिनल बजट एस्टिमेट्स। तो फिर ये नहीं होता कि बस बजट बना लिया, अब पूरा साल गुजरेगा तो हम अगला काम करेंगे। हम बजट को रिव्यू करते रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं। मे बी हम मंथली बेसिस पे हम उसको असेस कर रहे हो, क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे हो, हाफ ईयरली पे कर रहे हो। बजट की जो कमेटी होती है ना, उसने रिव्यू करना होता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर हम बनाते हैं हाफ ईयरली की बेसिस पे जाके या 9 मंथली की बेसिस पे जाके रिवाइज बजट। ठीक है। और फिर जब हमारे पास एक्चुअल एक्सपेंडिचर आ जाएगा तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और वो कहलाएगा वेरिएंस। ठीक है। और वेरिएंस निकालने के बाद फिर उसका किया जाता है वेरिएंस एनालिसिस। अगर फेवरेबल आ रहा है तो फिर भी देखा जाता है कि क्यों ये फेवरेबल आ गया, और अगर अनफेवरेबल आ रहा है तो भी देखा जाता है कि ये अनफेवरेबल क्यों आ गया। जैसे अगर हम कहें यहाँ पे ये फेवरेबल आ रहा है तो हमारा इसका मतलब है कि हमने क्या कोई लूज बजट बना दिया था, या हमारे एम्प्लॉइज ने बजट बिजली में सेविंग की है, उन्होंने प्रॉपर इसका यूजेज किया है। ठीक है, बात समझ रहे हो बेटा? तो इस तरीके से यहाँ पे बजट कोड एक आ गया, बजट हेड आ गया, ओरिजिनल बजट एस्टिमेट्स, पूरे साल का बजट कितना था। हम हाफ ईयर के ऊपर आगे जाके रिव्यू कर रहे हैं तो हाफ ईयर का हमने कहा बजट इतना बनता है, हाफ ईयर का एक्चुअल एक्सपेंडिचर इतना हुआ है। ठीक है। सम टाइम बेटा इस तरह भी हो सकता है कि हाफ ईयर में ना आपका जैसे ये हमने एक कॉलम बनाया हुआ ना सैलरीज का, एक कॉलम और इंसर्ट करते हैं यहाँ पे से इंश्योरेंस। आपने बनाई 100। ठीक है। अच्छा जी, हाफ ईयर के बजट से बनाया तो ये हाफ ईयर की बेसिस पे देखा जाए तो 50 बनता है, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर कितना हो चुका है से 100 ही, क्योंकि इंश्योरेंस क्या होता है अमूमन प्रीपेड होती है ना। तो रिवाइज में हमें कोई पेमेंट करनी पड़ेगी? कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, रिवाइज बजट कुछ नहीं हो जाएगा। तो रिवाइज बजट हमारे पास आ गया, इस केस में हमारे पास रिवाइज बजट 100 ही बनेगा, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना भी हमारा आया से 100 ही आया, तो हमारा वेरियंस आ जाएगा 0। तो हमें ये भी देखना होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर ने पे कब होना है। तो यूजली इंश्योरेंस के केस में सारे एक्सपेंसेस प्रीपेड होते हैं। ओके बेटा। तो हम यहाँ पे जैसे हमने ये बात की थी ना, प्लान किस है, तो प्लान हो सकता है कि इसी तरीके से प्लान हो कि हमने इसको शुरू में ही पे कर देना। और ये फॉर्मेट ना आपके पास यहाँ पे बुक में भी दिया गया है, जो थोड़ा सा जरा सिंप्लीफाइड बनाया है, लेकिन मैंने आपको जो प्रैक्टिकली यूज होता है ना वो मैंने आपको बताया। दिस इज द ट्रेडिशनल फॉर्मेट। एक्चुअल 2004 का था, इसकी बेसिस पे हमने ओरिजिनल बजट बनाया 2005 का, 2005 का फिर रिवाइज बजट है, और ये प्रपोज बजट है 2006 का। इसमें आपको 4 के एक्चुअल्स, 5 का ओरिजिनल बजट, 5 का रिवाइज बजट। देखो एम्प्लॉयज थे की सैलरी थी 13,50,000, रिवाइज में हो गई 13,60,000, और नेक्स्ट में प्रपोज की जा रही है 16,30,000। तो
मैनी नंबर ऑफ कॉलम्स डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन के वो कितनी डिटेल के साथ जाना चाहती है। अगर हम इतनी डिटेल के साथ जाना चाहें तो ये लेके जा सकते हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको देखना। जस्ट ये ऊपर मैंने लिंक भी लगाया, मैं बताया हुआ कि कैसे ये कॉलम्स आ रहे हैं, तो आप इसको इस तरह बना सकेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, हमने बात कर ली अब इंक्रीमेंटल बजट की। इसके बाद बेटा एक बजट आता है जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट में हम ये समझते हैं कि हमारे पास लास्ट ईयर का ना बजट अवेलेबल है, ना ही एक्चुअल रिजल्ट्स अवेलेबल है। ना हमारे पास बजट अवेलेबल है और ना लास्ट ईयर के एक्चुअल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हम ये समझते हैं कि हर एक्टिविटी जो है, हर एक्सपेंस जो है वो वेरी फर्स्ट टाइम हो रहा है। जब कोई एक्सपेंस वेरी फर्स्ट टाइम होगा तो उसका क्या बेटा प्रीवियस रिजल्ट कोई अवेलेबल होंगे? नो। ठीक है, तो हम इस जीरो बेस्ड बजटिंग वाले अप्रोच में कुछ इंक्रीमेंटल नहीं चला सकते। ये इंक्रीमेंटल से डिफरेंट है। यहाँ पे बेस क्या है? जीरो। इंक्रीमेंटल में बेस क्या होती है? लास्ट ईयर फिगर्स। दोनों में फर्क समझ रहे हैं बेटा आप? दिस इज जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, दिस इज अपोज्ड है इंक्रीमेंटल बजटिंग के, ये इसके अगेंस्ट है। ठीक है बेटा, इंक्रीमेंटल बजट में क्या हो रहा है तौहीद? अभी हमने यहाँ देखा था कि जो लास्ट ईयर की फिगर्स आ रही है ना हमारे पास एक्चुअल एक्सपेंडिचर, उसकी बेसिस पे हम बजट एस्टिमेट बना रहे हैं। इंक्रीमेंटल बजट में क्या हो रहा है? हम कुछ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देकर अपने बजट बनाए जा रहे हैं। जबकि हम यहाँ एक्सपोज कर लेते हैं कि हमने ना एक एक्टिविटी है जो हम वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, से हमने एडवर्टाइजमेंट का बजट बनाना है और हमारे पास पहले एडवर्टाइजमेंट का कोई बजट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हमने वेरी फर्स्ट टाइम बनाना है। इसका मतलब है कि हमारे पास पिछले कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हमारी बेस क्या है? जीरो। अब हमने यहाँ पे अगर कोई फिगर लेकर आनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मुख्तलिफ जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उनसे पता करना पड़ेगा कि भाई हमारी अपनी ये प्रोडक्ट्स हैं, हमें इनको मार्केट करना है। इसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं? न्यूज़पेपर्स, केबल नेटवर्क, ठीक है, इंटरटेनमेंट, इंटरनेट की फैसिलिटीज हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, ईमेल्स एंड सो ऑन। तो हम उनसे एस्टिमेट लेंगे। जो ये एस्टिमेट लेंगे हमसे, इसका एस्टिमेट आगे जी 80 रुपीज। दिस इज आवर बजट फॉर 2021। इसमें हमारे पास बेस कोई नहीं है, जबकि इंक्रीमेंटल में हमारे पास लास्ट ईयर की फिगर्स अवेलेबल होती हैं, उसके अंदर हम ऐड लेस करके नया बजट बनाते हैं और उसको कहा जाता है इंक्रीमेंटल बजट। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद आ जाता है कंटिन्यूस या रोलिंग बजट। ये बजट क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। से आपके पास 4 क्वार्टर हैं, क्वार्टर 4। इन सब का आपने बना लिया क्या? बजट। से आपने इसका बजट बनाया 100, इसका बनाया 120, इसका 140, इसका 160। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब क्या हुआ कि फर्स्ट क्वार्टर गुजरा हमारा, उसका एक्चुअल रिजल्ट आ गया। इसका रिजल्ट आ गया 110। ठीक है, हम कह लेते थे ये सेल्स का बजट है। तो बेटा ये रिजल्ट फेवरेबल आया कि अनफेवरेबल? अनफेवरेबल।
दिस इज फेवरेबल। बेटा ये सेल्स का बजट है, हमने कहा था हम 110 यूनिट सेल करेंगे या 100 रुपए की सेल करेंगे, एक्चुअली हमने सेल्स कर दी है 110 की, दैट इज फेवरेबल। ठीक है, ठीक है। तो ये सर मैंने सेल्स ही जी, अब हमें ये पता लगा कि जो हमने बजट बनाया था उससे बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। उसकी रीजन क्या हो सकती है कि हमारे ग्रोथ ज्यादा हो गई और कंपटीशन हमारे पास क्या था, कंपटीशन लो रहा और ग्रोथ हमारी हाई रही। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अगले पीरियड्स के ना बजट्स को रिवाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बजट्स को रिवाइज। कैसे रिवाइज कर सकते हैं बेटा, अब हम क्या करेंगे, एक क्वार्टर और ऐड करेंगे, दैट इज Q5। जैसे अगर हम कहें ये 2020 है, ठीक है, तो ये आगे 2000 क्या आ जाएगा 21, और ये उसका क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टर होगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगले 4 पीरियड्स का नया रिवाइज बजट कर लेंगे। से हम कहते हैं इसको कर दो 130, इसको 150, इसको 170, इसको 190। तो जैसे जैसे हमारे पीरियड्स गुजरते जाएंगे ना, हम अगला एक क्वार्टर और ऐड करते जाएंगे। जैसे अब से इसका रिजल्ट आ गया 150 आ गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फेवरेबल आ जाएगा ना, 20 के फेवरेबल आ गया। अब इसकी बेसिस पे हम और एक क्वार्टर को ऐड करते जाएंगे एंड सो ऑन। इसको कहा जाता है बेटा कंटिन्यूस बजट, या इसको रोलिंग बजट भी कहा जाता है, कंटिन्यूस बजट या रोलिंग बजट। In a periodic budgeting system, the budget is normally prepared for 1 year. A totally separate budget will then be prepared for the following year. In continuous budgeting, the budget from one period is rolled over from 1 year to the next. आपके पास बेटा हर वक्त 4 क्वार्टर्स का या 12 महीने का बजट रहेगा। Typically, the budget is prepared for 1 year, only the first quarter in detail, the remainder in outline. After the first quarter is revised for the following 3 quarters based on the actual results, and a further quarter is budgeted for. This means that the budget will again be prepared for 12 months in advance. This process is repeated each quarter or each month or half yearly. तो आपका ये सीक्वेंस चलता रहेगा कि आपके पास हर वक्त 12 महीने का या 4 क्वार्टर्स का बजट मौजूद रहेगा। जैसे ही आप सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, इसके फीडबैक के ऊपर आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और अगला बजट बनाते चले जाएंगे। जी बेटा, इसकी एक एग्जांपल है एसीसी की बुक से, मैं वो आपको एग्जांपल के तौर पे भेज भी दूंगा, वो आप होमवर्क में करना। तो रोलिंग बजट में या कंटिन्यूस बजट में क्या होगा, जैसे जैसे आपके पास क्वार्टर का या मंथ का रिजल्ट आता रहेगा, उसके बेसिस पे आप अगले बजट्स बनाते चले जाओगे। इसके अलावा बच्चों बात आती है पार्टिसिपेटिव बजट। पार्टिसिपेटिव बजट ये होता है कि इसमें आप अपने नीचे एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करते हैं कि वो भी बजट के लिए सजेशन दें, क्योंकि उनको पता है कि वो फ्लोर एरिया पे काम कर रहे हैं कि हमारी मशीन की हालत कैसी है, हमारे पास पावर सप्लाई कैसी है, हमारे एम्प्लॉइज का मोरल कैसा है, हमारे एम्प्लॉइज की स्किल्स कैसी हैं। तो वो सजेशन देंगे कि इस दफ़ा सेल का बजट इतना बनाएं, प्रोडक्शन का बजट इतना बनाएं। इसलिए इसको बॉटम अप बजट भी कहा जाता है, या इसको डेमोक्रेटिक बजट भी कहते हैं। फिर एक और बजट की टाइप है, दैट इज अथॉरिटेटिव बजट। ये है टॉप डाउन बजट। ऊपर से जो टॉप मैनेजमेंट होती है ना, वो कह रही थी बस आप इतने यूनिट्स का आपने प्रोडक्शन करनी है और सेल्स करनी है। आप इसमें निचले वाले जो एम्प्लॉइज है ना, उनसे कंसल्ट नहीं किया जाता और उनके ऊपर बजट ना इम्पोज कर दिया जाता है। फिर बच्चों एक कॉन्सेप्ट है बियॉन्ड बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग ये कहता है, से आपने टारगेट रखा था, जैसे हमने यहाँ कहा हमने टारगेट रखा था 100 का। अब ये नहीं कि जब एम्प्लॉइज ना 100 कर लें तो फारिग होकर बैठ गए। भाई ये तो टारगेट था ना, बजट था,
आपने इससे ज्यादा काम करना है, इसको तो अचीव करना ही करना था, इससे आगे जाना है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अमूमन, वो जब आप बजट्स अपने अचीव कर लेते हैं टारगेट्स, तो आपको फिर बोनस देती है कि आपने जी एक्स्ट्रा एफर्ट की, आपने बजट अचीव किया और आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया। ये नहीं कि बस जब बजट पूरा हो गया तो बैठ गए। तो बियॉन्ड बजटिंग क्या डिजायर करती है कि आप बियॉन्ड बजट काम करें। बजट तो आपका टारगेट है ही, लेकिन आपने इससे भी आगे जाना है। जैसे आपने 3 पेपर अगर देने हैं, तो ये 3 पेपर पास करना आपका टारगेट है, बजट है। लेकिन आपने जब बियॉन्ड बजटिंग की बात करनी है, तो आपको मैं गोल्ड मेडल भी लूंगा, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी लूंगा, पोजीशन भी लूंगा। दिस इज बियॉन्ड बजटिंग। फिर बच्चों बात आती है बजटरी स्लैक की। बजटरी स्लैक इस तरह का होता है कि हमारे पास यूजली 2 किस्म के कॉस्ट सेंटर्स या रेवेन्यू सेंटर्स होते हैं। रेवेन्यू में देखा जाए तो हमारे पास आते हैं सेल्स मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर्स। चलो सेल्स मैनेजर की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो सेल्स मैनेजर आपके ख्याल में से अगर उसने लास्ट ईयर में आइटम सेल किए 100 यूनिट्स, तो करंट ईयर के लिए वो कितना बजट रखना चाहेगा आपके ख्याल में? कोई तुक्का मार दें। 120। अच्छा जी, तौहीद ने कहा 120। कोई और बच्चा बात करेगा? जी तौहीद, आपने 120 कैसे कहा? क्या कुछ क्या सोचा? सर प्रीवियस ईयर से थोड़ा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ना। ठीक है, ये बात होगी। अच्छा, अब बजट स्लैक का पॉइंट जरा समझना। उसने ये कहा कि 100 यूनिट तो मैंने लास्ट ईयर सेल कर लिए थे, और अब मेरे ताल्लुकात बन गए हैं, मेरे कंपनी से रिलेशनशिप बन गए, मैं 120 सेल कर ही लूंगा। जब वो बजट के लिए टारगेट देगा ना बेटा तौहीद, वो टारगेट देगा 110 का। उसको पता है कि वो 120 कर लेगा, लेकिन वो टारगेट देगा अपनी मैनेजमेंट को 110। क्यों? कहेगा देखें जी मैं तो 10% इंक्रीज लेके आ रहा हूँ। उसको दिल में है कि वो 120 कर लेगा। वो 120 इसलिए नहीं बताएगा कि जब एक्चुअल रिजल्ट आएंगे ना और उसने सेल्स कर लिए होंगे 120, तो वाह वाह उसकी हो जाएगी, भाई मैंने तो 110 का टारगेट दिया था और देखें इस सेल्स मैनेजर ने 120 यूनिट सेल कर दिए। तो इसको 10 यूनिट जो उसने सेल किए, इसका इसको बोनस दो, इसको प्रमोशन दो, इसका पहले पंजाब का एरिया था अब इसको सिंध भी दे दो, एंड सो ऑन। तो जो सेल्स के मैनेजर होते हैं वो अपने टारगेट्स को कम रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल को इन्होंने अचीव कर लेने और इसी टारगेट को अचीव करने पे उनको बोनस मिलेगा। अगर वो कह देता है 120 और बड़ी मुश्किल से जाके उसको 120 पूरे होते हैं ना, उसको किसी ने ये नहीं कहना था भाई तुमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। बस कहते हैं तुमने बजट जो था उसके मुताबिक ही आए हो, तो तुम्हें बोनस वोनस कोई नहीं। ऑन दी अदर हैंड हमारे होते हैं एक्सपेंस मैनेजर्स, से जैसे एडमिन का मैनेजर है, और हम कहते हैं जी उसने इस साल में खर्चा किया है 80 का, ठीक है, ₹80 खर्चा किया है। बेटा अगले साल का क्या बजट रखेगा वो? इससे कम रखेगा सर। नहीं नहीं भाई समझो, वो कहेगा जी मेरा बजट ना आप 120 कर दें। एडमिन वो बजट कमेटी कहेगी क्यों? कह रहा नहीं नहीं सर, बड़ा पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, रेंट का इंक्रीज आ गया, एंड सो ऑन सो ऑन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन कहेगी कि हम आपका बजट कर देते हैं 100। वो जब आगे रोएगा ना 120 के लिए तो कर देगी 100। उसको पता है दिल में कि मैं तो 90 पे ये काम कर लूंगा। अब जब एक्चुअल एक्सपेंड जब रिजल्ट आएगा ना, उसने कहा 90, तो उसकी वाह वाह हो जाएगी, भाई इसका तो बजट 100 था, इसने 100 के अंदर अंदर ही सारे काम कर दिए, इसने सारी एडमिन सैलरीज और रेंट और बिजली के बिल अंदर बजट रह गए, इसने 10 रुपए की सेविंग कर दी है। तो वाह 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 वाह, इसकी वाह वाह हो जाएगी। तो बजटरी स्लैक क्या होता है बेटा? जो रेवेन्यू मैनेजर्स होते हैं वो चाहते हैं कि अपने टारगेट्स को कम रखवाएं, और जो एक्सपेंस मैनेजर होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे टारगेट ज्यादा रखे जाएं ताकि हमारे पास कुशन हो। तो जो बजट कमेटी होती है उसने ये बजटरी स्लैग आइडेंटिफाई करने हैं कि ये जो सेल मैनेजर है या एडमिन मैनेजर है, ये हमारे साथ कोई प्ले तो नहीं कर रहे हैं, इनके बजट रियलिस्टिक हैं कि नहीं है। तो एडमिन मैनेजर चाहता है कि उसका बजट ज्यादा रखा जाए और सेल्स का मैनेजर चाहता है कि इसका बजट कम रखा जाए। ये बातें समझ आई आपको?
बिल्कुल सर। ठीक है बेटा, तो आज का मैं टॉपिक खत्म कर रहा हूँ। फ्लेक्सिबल बजट का एक क्वेश्चन आपको कराया, ये कंटिन्यूस बजट का एक जो क्वेश्चन है मैं आपके साथ एससीसी का शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।